नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। अमेरिका और रूस के बीच में फंसते फंसते कि F-35 ले लो। अमेरिका ने हमें बोला, सीधा सीधा बोला कि F-35 ले लो। रूस ने बोला कि सुखोई 57 ले लो, सुखोई 57 ले लो, Su-57 जिसको कहा जाता है। उसने बोला कि F-35 ले लो। यकीन मानिए, F-35 को अमेरिकन जो एयरफोर्स है वो भी सही से उपयोग नहीं करती है। इतना बेकार सा जेट है ये और बहुत ज़्यादा कॉस्टली। हमने ये डिसाइड किया कि हम तुम दोनों में से कुछ नहीं लेने जा रहे हैं फ़िलहाल, तो हम खुद ही अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे, जिसको नाम दिया गया है वो भी हम देखेंगे क्या नाम दिया गया। डिटेल में आपको समझाऊंगा। AMCA कहा जाता है इसको, AMCA कहा जाता है। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, AMCA को पढ़ेंगे, ज़रा समझेंगे। 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट क्या होता है उसको समझेंगे। एक नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कल पूरे सोशल मीडिया पर एक चीज़ ट्रेंड कर रहा था जिसको कहा गया है कि फंड फॉर कावेरी इंजन, फंड फॉर कावेरी इंजन। लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इस ट्रेंड को, फंड फॉर कावेरी इंजन। दरअसल में याद है आपको, करगिल का वॉर के समय में भारत ने अमेरिका से मांगा था कि हमें GPS के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों की एग्जैक्ट लोकेशन दे दीजिए जिससे हमें इस लड़ाई में मदद मिले। तो उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपना GPS सिस्टम बनाया। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया था कि हम आपको जेट का इंजन नहीं देने जा रहे हैं। दरअसल में दुनिया में कुछ ही देश हैं जेट का इंजन बना पाते हैं, जिसमें यूएस है, रसिया है, रूस बनाता है, UK है और फ्रांस है। यही 4 देश हैं जिनके पास में जेट इंजन बनाने की तकनीक है और ये बना पाते हैं। चाइना भी अपना जेट इंजन अभी तक नहीं बना पाया है। तो अब हमने सोचा है कि जब हमें वो इंजन नहीं दे रहे हैं, इसके कारण से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस विमान के सप्लाई में देरी हो रही है। वो एयरफोर्स को 80 तेजस सप्लाई करना था, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका इंजन ही नहीं दे रहा है, इंजन देने में ही डिले कर रहा है। एयरफोर्स ने 2021 में ऑर्डर दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, हमें 80 तेजस बना करके आप दीजिए, जो 2024 के मिड से डिलीवरी होना चाहिए था। लेकिन 2025 का मिड आ चुके हैं हम लोग, एक भी तेजस डिलीवर नहीं किया गया क्योंकि इंजन ही नहीं है HAL के पास में। अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया था। इन सभी न्यूज़ को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि क्यों आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। अगर हमें स्ट्रेटजिक रूप से महत्वपूर्ण बनना है, अगर हमें वाकई ताकतवर बनना है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होते हैं इसमें हमें अपना महारत हासिल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने अपना GPS बनाया, जिस प्रकार से हमने अपना विकास इंजन बनाया, विकास इंजन ये स्पेस के लिए उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाया, अपना डिफेंस सिस्टम बनाया, अब वो समय आ गया है कि हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। और इसको लेकर के भारत के रक्षा मंत्री जी ने कल घोषणा कर दी है। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे। 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू होगा, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो 499 में आपको मिल जाता है। 25 टेस्ट, उसके एक्सप्लेनेशन और 25 रिकॉर्डेड शानदार वीडियोज़ आपको मिलेंगे टेस्ट डिस्कशन के। वो आपको अगर मिल जाते हैं तो यकीन मानिए आपके PT में स्कोर बूस्ट होगा, आपका स्कोर बढ़ सकता है। PT का लेक्चर अब फ्राइडे को आएगा, जो PT डेडिकेटेड लेक्चर है यूट्यूब पर, वो फ्राइडे को अपलोड होगा और MCQ भी अपलोड होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ को, टेस्ट में जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। एक एक करके न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को देखते हैं, उसके पश्चात से कावेरी इंजन, HAL का नया एयरक्राफ्ट, और देखेंगे कुछ चीज़ों को जो भारत के स्ट्रेटजिक रणनीति में किस प्रकार से बदलाव आया है, उसको भी हम लोग देखिए क्या है टॉपिक। पूर्वोत्तर भारत फ्रंटियर से फ्रंट रनर तक, यानी फ्रंटियर यानी कि सीमावर्ती प्रदेश से अब फ्रंट रनर हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी का इनको ये संबोधन किया है, अष्टलक्ष्मी नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट द इन्वेस्टर समिट में, ये एक समिट हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अब भारत की विकास यात्रा में फ्रंटियर नहीं, एक सीमांत प्रदेश नहीं है बल्कि फ्रंट रनर है, आगे दौड़ रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला कि ये क्षेत्र हमारे लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक रूप से हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवेश और व्यापार क्षमता को उजागर करने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट द इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। किसका?
तो एक इन्वेस्टर समिट कि नॉर्थ ईस्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आप पैसा लगाइए, इसको लेकर के एक समिट का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को आसियान व BBAN बांग्लादेश, भूटान, नेपाल देशों के साथ रणनीतिक संपर्क के साथ साथ गतिशील आर्थिक गलियारे के रूप में पेश करना है। बांग्लादेश के साथ भी है इसमें। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इस इन्वेस्टर समिट 2025 में अभूतपूर्व 4.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है उसकी बातचीत हुई है कि 4.3 लाख करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में निवेश किए जाएंगे आने वाले कुछ वर्षों में। ये आकर्षित किया है नॉर्थ ईस्ट ने इतने बड़े निवेश को। क्यों आकर्षित किया है? क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्टेबिलिटी आई है। पहले स्टेबल नहीं था, वो उग्रवाद से बहुत ज़्यादा त्रस्त था। जैव अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, जैव अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने यह नाम दिया है। जैव अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों के कारण से इसको अष्टलक्ष्मी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योग, पारिस्थितिक पर्यटन, रणनीतिक विनिर्माण क्षेत्र में विशाल पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल है हमारे पास में। हम उसको कब कैश करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा हम नॉर्थ ईस्ट में काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इन चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। क्षेत्र की जैव विविधता का उपयोग हरित विकास के लिए किया जा रहा है। असम चाय उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश बांस आधारित उद्योगों में अग्रणी माना जाता है। बांस आधारित उद्योगों में अग्रणी माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ चैलेंजेस भी हैं गुरु, जिसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है नशा। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया नॉर्थ ईस्ट में। ड्रग वगैरह का नशा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि वहाँ से ओपीएम का उत्पादन जो बगल के देशों में होता है वो सारे आते हैं उधर, और उसके कारण से नशा का कल्चर बढ़ा है। नशा का कल्चर केवल उत्तर पूर्व में नहीं, बिहार में भी बढ़ गया है। अगर आप गांव घर में रहते होंगे तो आपने देखा होगा। इस क्षेत्र में भारत की पनबिजली क्षमता 40%, 62,000 मेगावाट मौजूद है, फिर भी केवल 6%, 6.9% हिस्सा का ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन की भी प्रचुर संभावनाएं हैं यहाँ पर, जबकि स्थापित केवल 17% ही हुआ है। पर्यटन और मानव पूंजी का भी ताकत है यहाँ पर। युवा अच्छे खासे यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य आकर्षण मेघालय के जीवित जड़ पूल, सिक्किम का इको पर्यटन, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कामाख्या मंदिर, मणिपुर की लोकटक झील यहाँ पर डांसिंग डियर पाए जाते हैं, मतलब डांस करने वाले हिरन। दरअसल में उछल उछल के वो चलते हैं तो लोगों को लगता है कि डांस कर रहे हैं वो। फुमडियाँ होती हैं लोकटक झील में, मतलब कि ये तैरता हुआ झील है, एक तरह से तैरता हुआ क्या बोलेंगे, नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। क्या होता है ना, फुमडियाँ मिट्टी और पत्तों की, पेड़ पौधों की एक मोटी सी परत जो पानी पर में लगातार तैर रही है। तो लोकटक झील में लोगों के घर आज आपको दिखेंगे कहीं और। मान लीजिए झील है, आज यहाँ पर घर है, कल को तैर के वो यहाँ पर पहुँच जाता है, तो उनका घर भी तैर रहा है। बड़ा ही सुंदर सा अद्भुत सा जगह है लोकटक झील। और ये सब क्या है, तो पर्यटन के हमारे केंद्र हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, जो घूमने के लिए बहुत सारे लोग जाते भी हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में उच्च साक्षरता दर है 80%, और अंग्रेजी बोली वाली जनसंख्या के बड़े अनुपात क्षेत्र के कार्यबल तत्परता में योगदान। ठीक है भाई, इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी यहाँ पर आबादी है जो पढ़ी लिखी भी है, इंग्लिश में भी बातचीत कर सकते हैं, शारीरिक रूप से भी सही है, और हर चीज़ है जो हमें एक मानव डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। मिजोरम जो है वो 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, कुछ दिन पहले ही आपने भी न्यूज़ में सुना होगा। मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य फुटबॉल, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन जैसे खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी हैं, स्पोर्ट में भी आगे हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है, ये आपको पता ही होगा कि हमें नॉर्थ ईस्ट के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान देशों में हमें रास्ता मिलता है, जिसका हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और उसके अलावा चीन के साथ हम बहुत बड़ी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है, महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से है ये। उत्तर पूर्व भारत को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ व्यापार के लिए प्रमुख परागमन केंद्र के रूप में भी ये काम करता है। बुनियादी ढांचे में बदलाव आया है। राजमार्ग मंत्रालय ने बहुत ही बड़े स्तर पर और बीआरओ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत ही बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट का 10% हिस्सा आवंटित करके फंडिंग में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। तो अगर देश भर में 100 रुपया का काम होगा तो उसमें से 10 रुपये का काम कहाँ पर होगा? सड़क के मामले में नॉर्थ ईस्ट में किया जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी सारी संभावनाएं उतनी ही अच्छी हो जाती हैं। वर्ष 2018 में शुरू की गई पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सड़क, जल, बिजली के लिए $1 अरब का आवंटन किया गया था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूर्वोत्तर में डेवलप कर पाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग देश के किस राज्य बनाया जा रहा है? तो अरुणाचल में बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत राज्य है, बहुत ही खूबसूरत है ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सेला सुरंग परियोजना भी बनाया जा रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट को देखिए जरा आप, यहाँ पर आपको दिखेगा सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, मेघालय है, ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। इस सभी के राजधानी भी कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मेघालय की राजधानी क्या है तो पता ही होगा आपको, मणिपुर की राजधानी क्या है पता ही होगा ना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या इसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफी में हम लोग गुरु? तो ज्योग्राफी में आपको एक तो पहले सभी राज्यों को पढ़ना होता है, उनकी सीमाओं को पढ़ना होता है, कौन से राज्य किन किन राज्यों से सीमा लगा रहे हैं इसको पढ़ना होता है। उसके पश्चात से आपको फिजिकल मैप खोलिए नॉर्थ ईस्ट का, उसमें देखिए बहुत सारे पहाड़ी होंगे, यहाँ से लेकर ऐसे 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 बहुत सारे पहाड़ी हैं, तो इनको आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है कोई, वो सब चीज़ें आपको करंट अफेयर में भी कवर कर लेंगे तो सही रहता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक असम ऐसा राज्य है जो सिक्किम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। पूर्वोत्तर भारत को अग्रणी बनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐतिहासिक विद्रोह और सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे जनजातीय इलाके हैं, छोटे छोटे जनजातीय इलाके हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं और स्वायत्तता के लिए हमेशा ही लड़ रहे होते हैं। जैसे 2023 का भी मणिपुर का मामला आपको पता ही होगा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में इथनिक वायलेंस चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। कृषि संकट और रोजगार अंतराल है वहाँ पर। एग्रीकल्चर की वैसी परिस्थिति अभी भी नहीं बन पाई है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। पूर्वोत्तर बिचौलियों का बोलबाला है जिसकी वजह से किसान कर्ज में दबकर रह जाते हैं। उच्च साक्षरता और अंग्रेजी दक्षता के बावजूद उद्योग तैयार कौशल की कमी है। अंग्रेजी बोल लेने से और आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाने से आप स्किल्ड नहीं हो जाते हैं। लिटरेसी का मतलब आप स्किल्ड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लिटरेसी हो सकता है उस देश में कम हो, उस राज्य में कम हो, उस क्षेत्र में कम हो, लेकिन स्किल्ड लोगों के कारण वहाँ पर अच्छी खासी रोजगार क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपने कुछ दिन पहले एक डेटा पढ़ा होगा कि भारत में ग्रेजुएट युवाओं की तुलना में जो बिना पढ़े लिखे युवा हैं उनको अधिक रोजगार मिल रहा है। जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, उनको रोजगार कम मिलता है और जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने किताबी ज्ञान नहीं हासिल की है बल्कि स्किल है, उनको रोजगार आसानी से मिल रहा है। भारत में रोजगार का ये नया पैटर्न है, नया ट्रेंड है, इसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ चुनौतियां आपको बता दिया है मैंने। बाकी एक नशा का भी चुनौती बताया मैंने। मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, युवाओं नशीली दवाओं की लत बढ़ रही है और इस नशीली दवा के कारण से HIV भी बढ़ रहा है। आप सोचेंगे कि HIV कैसे बढ़ सकता है भाई नशीली दवा से? तो दरअसल में इंजेक्शन का उपयोग जो करते हैं वो इंजेक्शन बार बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में नशा के लिए उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे HIV भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। मणिपुर और मिजोरम के राज्यों में HIV की समस्या बहुत बड़े स्तर पर फैली है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बाकी एक बहुत बड़ा और चुनौती है भ्रष्टाचार। वहाँ के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के वो जो अलग अलग मंत्री विभाग में अफसर काम करते हैं, सर से पैर तक भ्रष्ट होते हैं, डूबे हुए होते हैं। जितने उत्तर भारत भ्रष्टाचार होता है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है। भ्रष्टाचार तो पूरे भारत की ही समस्या है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की विशेष समस्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के बहुत सारे पहल हैं, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रधानमंत्री जी के विकास पहल है, डिवाइन इंडिया जिसको कहा जाता है, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना बनाया गया है, राष्ट्रीय बांस मिशन है। बांस मिशन क्यों भाई? क्योंकि सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर बांस का उत्पादन खूब अच्छे तरीके से होता है। भारतमाला परियोजना भी इसी के लिए बनाया गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को भी बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। भारतमाला पूरे देश के लिए है, नॉर्थ ईस्ट का भी उसमें हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव AMCA फाइटर जेट एग्जीक्यूशन मॉडल थ्रू इंडस्ट्री टाइप। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है इस एक लाइन में। इसमें क्या कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी ने AMCA को अप्रूवल दे दिया है कि भाई आप इस पर खर्चा करो और बनाओ। 15,000 करोड़ रुपए हमारे खर्च होने वाले हैं इसको बनाने में। क्या है ये? तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। जिस प्रकार से सुखोई 57, Su-57 है, जिस प्रकार से F-35 है, अमेरिका हमें F-35 बेचना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि F-35 आपको खरीदना पड़ेगा। और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, जैसे भारत में भी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कुछ निकटवर्ती उद्योग हैं, उद्योग वाले, उद्योग बिजनेसमैन, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के भी करीबी बिजनेसमैन कौन है? तो एलन मस्क। उन्होंने बोला कि F-35 से बेकार चीज़ कुछ है ही नहीं, और F-35 वाकई सबसे बेकार चीज़ है। आपको अगर देना ही है हमें तो क्या दीजिए?
वो दे दिए जो किसी को नहीं देते हैं आप, F-22। इससे घातक फाइटर जेट आज तक बना ही नहीं पृथ्वी पर, और ये अमेरिका किसी को भी नहीं देता है। ये वो फाइटर जेट है जो गेम बदल देता है वॉर के, लेकिन आज तक उसने किसी को भी ये चीज़ नहीं दिया है। F-22, F-35 कौन लेगा? आप खुद भी सही से उपयोग नहीं करते, हमें क्यों दे रहे हो? बेकार चीज़ है। इसी प्रकार से Su-57 है। Su-57 अच्छी है, फाइटर जेट अच्छी है, कोई ऐसा इसमें सच खराबी नहीं है, लेकिन Su-57 जो है ये हमारे लिए अभी भी उतना कैपेबल नहीं होगा जिस हिसाब से आज से 10 साल के बाद का युद्ध होगा। तो हमने सोचा कि हम अपना फाइटर जेट बनाएंगे, जिसका नाम हमने दिया फिलहाल में AMCA, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट अलग अलग होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं जिसमें आप दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली करते हैं। एक होता है फाइटर जेट, बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है, और कार्गो शिप वगैरह अलग होते हैं। तो एयरक्राफ्ट ये कौन से हैं? कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ने वाले लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं ये। 5th जनरेशन का है, 5th जनरेशन का है। अब हेडलाइन में एक और शब्द है यहाँ पर, इंडस्ट्री टाई अप। इंडस्ट्री टाई अप लिखा हुआ है, यानी कि भारत सरकार पहले जो केवल और केवल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत सरकार की अपनी एक एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, उसके थ्रू बनवाती थी सारे एयरक्राफ्ट, है ना। लेकिन अब भारत सरकार ने अपना जो पॉलिसी है उसमें चेंज कर दिया है, क्योंकि HAL आज तक कभी भी भरोसेमंद तरीके से सही समय पर डिलीवर नहीं कर पाता है कोई भी प्रोजेक्ट को। जो भी कारण है, आपको पता ही है कारण, क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं है, HAL की उतनी क्षमता नहीं है, HAL के पास उतना संसाधन भी नहीं है, भारत सरकार उतने बड़े स्तर पर उसको सपोर्ट भी नहीं करती है, ये भी सच है। तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि अब इंडस्ट्री टाइप किया जाए, यानी कि हो सकता है टाटा, लार्सन एंड टुर्बो या अलग अलग कोई कंपनी है, वो भारत सरकार के साथ टाइप में ये फाइटर जेट बनाए, जिसका नाम दिया गया है AMCA। अब 15,000 करोड़ रुपये इसके खर्चे किए जाएंगे। फर्स्ट उड़ान माना जा रहा है कि 2031 तक ये पहली उड़ान उड़ लेगा। उसके बाद से 2034-35 तक अप्रूवल शायद मिल जाए इसको, यानी कि अभी 10 साल का वक्त लगेगा। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले 10 साल में फाइटर जेट उतने ही रिलेवेंट होंगे जितने आज हैं? धीरे धीरे करके ये तो इरेलीवेंट होते जा रहे हैं फाइटर जेट्स। ड्रोन युद्ध की प्रणाली अब बातचीत हो रही है, भाई ड्रोन का अब जितना ज़्यादा उपयोग होता है उतना ज़्यादा हमें मानवीय हानि से हम बच जाते हैं। चाइना 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट को ट्रायल रन पे ला रहा है, भाई ट्राई कर रहा है कि भाई उसका परीक्षण चल रहा है 6th जनरेशन का। लेकिन चाइना का चीज़ों का ना भरोसा आपने देख लिया ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वो बोलते ज़्यादा हैं, होता उसके पीछे कुछ नहीं है, ये तो आपको पता चल गया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 26 मिनट के लिए हमने पूरे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करके रखा हुआ। तो उस दौरान हम जो चाहते वो कर सकते थे, और हमने किया भी। तो बोलने के लिए होता है 6th जनरेशन है, बोलने के लिए भारत रख दे AMCA को हम 10th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। उनका यही तो है, बोलते अरुणाचल प्रदेश हमारा है, म्यांमार भी हमारा है, वियतनाम भी हमारा है, दक्षिण चीन सागर भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है, मंगल भी हमारा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने 6th जनरेशन नाम रख के कुछ प्रशिक्षण का परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए। सबसे मुख्य चीज़ इसमें क्या है कि भारत ने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है कि हम नहीं खरीदने जा रहे F-35। हो सकता है हम Su-57 खरीदें, क्योंकि हमारी ज़रूरत है और ये 10 साल बाद हमें मिल रहा है। तो उससे पहले हमें अगर 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन बनती है तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कम है, फाइटर एयरक्राफ्ट। जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ अगर हमें एक साथ युद्ध में जाना पड़े तो हमारे पास एयरक्राफ्ट 800 करीब में कम पड़ रहे हैं। 800 एयरक्राफ्ट और भी हमारे पास होने चाहिए। तो इसके कारण से हो सकता है हम Su-57 कुछ खरीदें या कोई और एयरक्राफ्ट कुछ खरीदें, लेकिन अब हम अपना बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। एयरक्राफ्ट के मुख्य हिस्सा होता है जिसमें होता है इंजन। इंजन हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। 1980 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसको इंजन कावेरी नाम दिया गया था, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। बीच में सरकारों ने उसको छोड़ दिया, भूल गए, और बहन योजना के लिए 2000 करोड़ दे देंगे, 3000 करोड़ दे देंगे, 10,000 करोड़ दे देंगे एक एयरक्राफ्ट इंजन, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की खर्चे करने की आवश्यकता नहीं होती, आप उसकी फंडिंग तक नहीं करते हैं। सोचिए कितनी गलत प्रायोरिटी लिस्ट हमने तय कर रखी है। तो एक कावेरी इंजन है जिसको लेकर के कल अचानक से सोशल मीडिया में खूब हो हल्ला मचा है कि कावेरी इंजन की फंडिंग भारत सरकार को करनी चाहिए, उसको भी हम लोग देखेंगे।
एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, भारत का एक स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL व एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है। यह भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। 25 टन वजनी 2 इंजन वाला स्टील्थ का मतलब जब भी होता है तो मतलब रडार पर नहीं आएगा। ये रडार से बचने की क्षमता लड़ाकू विमान है। हथियार पेलोड, आंतरिक हथियार बे, इंटरनल वेपन बे और ड्राइवरलेस सुपरसोनिक इनटेक, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। मतलब कि जब ये विमान तैयार हो जाएगा तो ये करीब में ईंधन सहित 6500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। तो अगर इतना वजन उठा सकता है तो कोई फाइटर जेट, केवल फाइटर जेट तभी बन पाता है जब उसके पास में तरह तरह के हथियार हो, नहीं तो वो एक एयरक्राफ्ट है केवल नॉर्मल सा, उसमें अगर हथियार नहीं लगे हुए हैं तो हथियारों से लैस करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के वेपन भी बनाने पड़ सकते हैं, या वर्तमान में जो ब्रह्मोस हैं अपने पास या अलग अलग जो अपने पास मिसाइलें हैं उसका भी हम इस पर उपयोग कर पाएंगे। 1500 किलोग्राम तक का आंतरिक पेलोड और 5500 किलोग्राम का बाहरी पेलोड की क्षमता है। 5500 किलो तक का ये वजन उठा पाएगा। टोटल 6500 तक का वजन ये ले जा सकता है। यह विमान स्टील्थ तकनीक से लैस होगा जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करेगा। इसमें सुपरसोनिक गति और उन्नत सेंसर भी हों। डेवलपमेंट का इसका चरण क्या है? तो MK1 चरण, इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स F414 इंजन का उपयोग होगा। यह शुरुआती मॉडल होगा जिससे बुनियादी स्टील्थ व उन्नत तकनीक शामिल होंगी। MK2 चरण, इसमें फ्रांस की कंपनी सैरन के साथ साझेदारी में एक अधिक शक्तिशाली इंजन विकसित किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी है जिसका का नाम क्या है? सैरन नाम है। उसके साथ में हम एक इंजन डेवलप करेंगे जो चरण 2 में इसका जो अपग्रेडेड वर्जन आएगा उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके हम भी इस प्रकार से बनना चाहते हैं कि फाइटर जेट हम भी अपना बेचेंगे। डिजाइन AMCA का डिजाइन तैयार है। पहला प्रोटोटाइप 28-29 तक तैयार होने की उम्मीद है। उत्पादन बड़े पैमाने पर 32-33 से शुरू होगा। 2034 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। 2034 तक लगभग में 9 वर्ष का भी समय है। मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने AMCA के विकास के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी दे दी थी। राजनाथ सिंह जी ने कल इसमें निष्पादन मॉडल की मंजूरी दे दी है कि आप प्रोटोटाइप बना करके काम शुरू कीजिए। साझेदारी और निष्पादन कैसे किया जाएगा? तो एजेंसी ADA इस परियोजना को निष्पादित करेगी। HAL मुख्य विनिर्माण साझेदार होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए और करना भी चाहिए आपको। अमेरिका में जो इतने बढ़िया फाइटर जेट बन रहे, कोई सरकार नहीं बना रही, अलग अलग कंपनी बनाती है भाई, और वो शानदार एयरक्राफ्ट बनाती है। हमने जो राफेल खरीदा वो दासॉल्ट से लिया है, फ्रांस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनियों को अपने यहाँ पर भी बोलना चाहिए कि भाई IPL में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भी लगा लो। कब तक आप होटल खोल के, हॉस्पिटल खोल के पैसा कमाते रहोगे? कुछ ढंग की चीज़ें भी, ये सब चीज़ें भी बना लो, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग MK2 चरण के लिए फ्रांस की सैरन कंपनी के साथ साझेदारी की जा रही है। इसके लिए चर्चा पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। क्षेत्रीय प्रभाव तो होगा ही, हमें डोमिनेंस हासिल करना है क्योंकि चीन के पास में भी कुछ हथियार हैं, कुछ एयरक्राफ्ट हैं उसके, लेकिन वो युद्ध में फेल हो गए। ये पूरी दुनिया ने माना है कि युद्ध में फेल हो गए चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आखिरकार होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता होती है स्टील्थ तकनीक, यानी कि रडार से बचने की तकनीक होती है। कम रडार, क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड और अन्य सेंसर लगे होते हैं जिसे डिटेक्ट करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्नत सेंसर और डेटा फ्यूजन, सेंसर फ्यूजन के साथ उन्नत रडार जैसे AESA रडार। नेटवर्किंग सेंट्रिक युद्ध क्षमता जो विमान के अन्य प्लेटफॉर्म के साथ डेटा साझा करने में सक्षम बनाती है। सुपरसोनिक क्रूज यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उच्च गतिशीलता और चालबाजी। एरोडायनेमिक्स डिजाइन बहुत ही शानदार होता है। थ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। आंतरिक हथियार में स्टील्थ बनाए रखने के लिए हथियारों को आंतरिक रूप से ले जाने की क्षमता होती है, छुप करके ले जाने की क्षमता होती है। बहुउद्देशीय क्षमता भी होती है। हवाई युद्ध, जमीनी हमले, टोही विमान मिशन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये टोही मिशन के लिए उपयुक्त होते हैं। ये दुनिया भर में 5वीं पीढ़ी के विमान है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका लॉकहीड मार्टिन के पास F-22 रैप्टर। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इससे अच्छा एयरक्राफ्ट आज तक बना ही नहीं है F-22 से अच्छा। F-35 लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। लाइटनिंग है ये, मतलब हल्का है, लेकिन सेवा में भी है 2015 से, लेकिन इसकी आलोचना की जाती है बहुत महंगा है और है कुछ नहीं इसमें। सुखोई Su-57 फेलॉन सेवा में 2020 से है। ये इसको रूस ने बनाया है, USSR ने बनाया है, ये रूस ने बनाया है।
चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन सेवा में 2017 से चीन का है। और सिंगयांग J-35 विकास और पाकिस्तान की आपूर्ति की योजना बना रहा है चीन इसको, लेकिन अभी डेवलपमेंट के ही फेज में है ये। भारत का AMCA है जो अभी डेवलपमेंट के फेज में है। जापान का मित्सुबिशी है और तुर्की का TF-TFX विकास के चरण में है। ये सब अलग अलग दुनिया भर में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। भारत का AMCA और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा? भारत को AMCA चाहिए क्योंकि हमें क्षेत्रीय डोमिनेंस हासिल करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, किसी को अटैक नहीं करना है, अपनी सुरक्षा करनी है। अपनी सुरक्षा करने में और किसी को अटैक करने में अंतर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेशनल नीड, व्हाई इज फंड कावेरी इंजन ट्रेंडिंग ऑन X। इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं ज़रा यहाँ। ये किसका है? तो ये शायद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को उठाया था क्या, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कावेरी इंजन, कावेरी इंजन, कावेरी इंजन, फंड फॉर कावेरी। यही एक कावेरी इंजन जो कब का बन गया रहता, लेकिन सरकारों ने अनदेखी कर दी, इसके कारण से बन नहीं पाया ये। कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के तहत गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में जरा हम लोग देखेंगे। 1980 के दशक में शुरुआत किया गया था, 1980 के दशक में शुरुआत हुआ था और प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के स्वदेशी इंजन से शक्ति प्रदान करना था ताकि भारतीय विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म हो जाए और तेजस 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो जाए। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि इंजन नहीं बन पाया। हमें बाद में अमेरिका से इंजन लेना पड़ा और अमेरिका ने अब इंजन सप्लाई करना कम कर दिया है। अप्रैल 1989 में इसकी पूर्ण स्तरीय विकास की मंजूरी दी गई जिसमें 93 महीने का समय और 382.21 करोड़ रुपए के खर्चे आए का बजट निर्धारित किया गया। इसे दिसंबर 1996 तक पूरा करना था। अब 96 में जो बच्चे पैदा हुए वो BPSC UPSC तैयारी कर रहे हैं, है ना। और ये इंजन आज तक नहीं बन पाया। मुख्य विशेषता क्या है? यह एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोइन फाइन इंजन है जिसे 80 किलोग्राम थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ में उन्नत के लिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी इसको लगा सकते हैं। इतना शक्तिशाली इंजन हम बनाने की संकल्पना रख रहे थे, लेकिन ये नहीं बन पाया। तेजस में भी नहीं लग पाया। आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि समय के साथ इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, फंडिंग नहीं दी गई, पैसा नहीं दिया गया, जो ज़रूरत थी वो नहीं दिया गया। अगला देखिए इसमें क्या कि इसका वजन जो है वो 1180 किलोग्राम है जिसको 1000 किलोग्राम तक करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन इंजन का वजन जितना कम होगा, एयरक्राफ्ट का वजन जितना कम होगा, उतना ही ज़्यादा हम उस पर हथियार लोड कर सकते हैं। यही इसमें होता है। विकास के समय और चुनौतियां, प्रारंभिक परीक्षण 1995 में चला था। 17 प्रोटोटाइप इंजनों की योजना थी। वर्तमान में रूस में इसका परीक्षण चल रहा है। थ्रस्ट की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, वजन बहुत ज़्यादा है, संसाधन और प्रतिबंध भी है। 1998 परमाणु प्रशिक्षण के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने महत्वपूर्ण सामग्री और तकनीकी तक पहुंच को सीमित कर दिया। भारत में उच्च ऊंचाई परीक्षण सुविधाओं की कमी के कारण रूस में परीक्षण कराना पड़ा है और वर्तमान में इसका रूस में ही परीक्षण हो रहा है। तेजस से अलग है। 2008 में कावेरी को तेजस प्रोग्राम से आधिकारिक तौर पर अलग कर दिया गया। तेजस में GE F404 और F414 इंजनों का उपयोग किया गया है। ये अमेरिकी इंजन माने जाते हैं। वर्तमान स्थिति और प्रगति, ड्राई कावेरी का एक ड्राई वेरिएंट बिना आफ्टर बर्नर के DRDO के घातक स्टील्थ यूनिट जो है अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV जिसको कहा जाता है, इसमें एक इसका इंजन उपयोग करने की बातचीत की जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आए हैं क्योंकि वो अभी तक परीक्षण के चरण में नहीं पहुंचा है। परीक्षण 2023 में रूस में उच्च ऊंचाई परीक्षणों में ड्राई कावेरी ने 48.5 kN थ्रस्ट उत्पन्न किया है। 46 kN के लक्ष्य से अधिक है ये। हमें 46 kN का लक्ष्य चाहिए था, थ्रस्ट चाहिए था, पावर शक्ति चाहिए थी। ये 48 तक पहुंचा है। 2023 में इसका रूस में परीक्षण किया गया है, लेकिन अभी तक हम इसको किसी भी व्हीकल पर जोड़ नहीं पाए हैं। दिसंबर 2024 में से इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिली है। यह परीक्षण एक संशोधित इंसुलेशन 1176 विमान पर होगा। यह कावेरी एक इंजन को रिप्लेस करेगा। इसी प्रकार से कावेरी 2.0 को भी बनाने की बातचीत की जा रही है। कोई आपसे पूछेगा कावेरी क्या है, तो भारत का स्वदेशी एक जेट इंजन है
जिसके निर्माण की शुरुआत 1980 के दशक के अंत से हुई। 1998 में परमाणु परीक्षण के पश्चात से बहुत सारे चीज़ों को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया हमारे ऊपर, इसलिए ये आज तक विकसित नहीं हो पाया है। वर्तमान में इसका एक दूसरा वेरिएंट है जिसका परीक्षण रूस में किया जा रहा है, जिसको DRDO के द्वारा स्टील्थ छुपे हुए UAV जो रडार पर नहीं आएंगे उसके इंजन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है ड्राई कावेरी। इंजन का नाम है ड्राई कावेरी। इसका उपयोग किया जा सकता है किसमें, तो UAV के इंजन के तौर पर DRDO के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक किया नहीं गया है, बातचीत तो यही है कि किया जाएगा, किया नहीं गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। टेस्ट में जुड़ना हो तो जल्दी जुड़ जाइएगा, सही रहेगा आपके लिए। और एग्जामिनेशन जहाँ तक संभावनाएं बन रही है कि नोटिफिकेशन तो आपका जल्द आ जाएगा, एग्ज़ाम भले देर से हो, नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।